एक शख्स को ख्याल आता है कि ये नहीं चल सकता और हमें इसको ठीक करना है और मैंने कुछ और करना है, और उसके बाद उनका बेरगल कर दिया। अरशद भाई, आपने सवाल पूछा था, 22 करोड़ लोगों को पता है कि वो कौन था। अगर कोई इलेक्शन नहीं करता तो आर्टिकल 6 उनके ऊपर लागू होगा, वो आईन के साथ गद्दारी करेंगे। खुददार लीडर और उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी। इमरान खान साहब की जब खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में हुकूमत बनी, तो उससे पहले आप याद कीजिएगा कि धमाके होते थे, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, हमारे लोग बेघर हो रहे थे, उनके घर तबाह हो रहे थे, ड्रोन हमले हो रहे थे। लेकिन जब इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा एक प्रोविंस में भी हुकूमत बनी, तो आपको याद होगा कि उन्होंने वहाँ पे नेटो सप्लाई लाइन भी बंद कर दिया कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में या मर्ज डिस्ट्रिक्ट में मज़ीद ड्रोन हमलों की हम इजाज़त नहीं देंगे। जब वो हुकूमत में आई, वफाकी हुकूमत में 400 ड्रोन हमले हुए थे 10 सालों में, जरदारी और नवाज शरीफ के टाइम पे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ। उनको फिर भी कहा जाता था कि डू मोर। इमरान खान से मदद की अपील होती थी। पाकिस्तान तब जाना जाता था टेररिज्म से, इमरान खान के दौर में जाने लगा टूरिज्म से। लेकिन जब उसके बाद आपने जो सवाल किया कि 9 अप्रैल के बाद क्या हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन। अप्रैल के महीने में जब हुकूमत का खात्मा किया गया और अमेरिका का उसमें जो साइफर किस तरह साजिश हुई, बैनुल-अक़वामी साजिश थी, वो सब के सामने है। तो उसी वक्त हमने कहा अप्रैल के महीने में ही कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरे मरहले में एक दफ़ा फिर हमारे पाकिस्तान को और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को ये फिर दहशतगर्दी की लहर में धकेलेंगे। अब ये क्यों कह रहे थे हम कि इमरान खान से जुलाई 2021 में एक सवाल हुआ था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से जब जाएगा तो क्या उसके बाद यहाँ पे अड्डे दिए जाएंगे, एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट, और वही एब्सोल्युटली नॉट बुनियाद बना रिजीम चेंज ऑपरेशन की। फिर मकामी सहूलतकार भी मुयस्सर आए, और ये जो बिकने वाले हैं, जो ख़ुद को सियासतदान कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और जमहूरियत का राग अलापते हैं, ये हर दौर में बिक चुके हैं, उनके लिए दस्तयाब होते हैं। चाहे वार ऑन टेरर 2001 के बाद आप पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, उसमें डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, विकीलीक्स उठा के देख लीजिए कि वार ऑन टेरर में पाकिस्तानी कौम से झूठ बोला गया और किस अंदाज से इस्तेमाल हुए। हमें कैसे अंदाज़ा था कि ये होगा? स्टार्ट मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद रिजीम चेंज दूसरे मरहले में इन्होंने यहाँ पे फिर से हालात ख़राब करने थे, अमेरिका को बदले में कुछ देना था, एयर स्पेस का इस्तेमाल था, इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना था। एक तरफ सीपेक है, चाइना है, दूसरी तरफ रशिया से आप तेल और वो मुआहदे करने जा रहे थे। अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, यहाँ पे आप जलालाबाद तक सड़क बना चुके हैं और आप सेंट्रल एशिया तक जा रहे थे। इसको रोकना था, 2 बड़ी ताकतें भी थी, उनको रोकना था। अमेरिका के अपने जनरल्स और अमेरिका के अपने जो फॉरेन पॉलिसी को समझने वाले हैं, उनकी किताबें उठा के देख लीजिए। वो कहते हैं कि कभी विड्रॉल यहाँ से नहीं होता, किसी न किसी शक्ल में मौजूद होते हैं। उन शक्ल के लिए ग़ुलाम चाहिए होते हैं, ग़ुलामों को फिर यहाँ पे प्रॉक्सीज लानी होती है, प्रॉक्सीज में फिर मेरी और आपकी मौत होती है, हमारे जनाजे उठते हैं। सवाल मैं यहाँ पे ये उठाऊँगा कि जब हमने अप्रैल मई में निशानदेही की, तो ISPR का एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ अगस्त के महीने में कि ये खौफ फैला रहा है। मेरे ऊपर 5 बगावत के FIR हुए, मेरी तकरीर और इस बात के ऊपर कि 80,000 शहीद हुए, मज़ीद शहीद नहीं होने दूंगा, इसके ऊपर 5 बगावत के FIR भी दर्ज हुए। फिर उसके साथ राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, यहाँ पे खौफ फैला रहा है। लेकिन 10 महीने बाद मेरी बातों की तस्दीक आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एलामिया में होती है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल उठाता हूँ कि 10 महीने आप खामोश रहे, आपने मेरे ऊपर बगावत के मुकदमे किए, इमरान खान ने इसके ऊपर बात की, आप फिर भी खामोश रहे। तो क्या ये मैं हक़ बजानिब हूँ कि जो एब्सोल्युटली नॉट से आगाज़ हुआ था, इन लोगों को यहाँ पे जगह देनी थी, फिर से हमारे लोगों के जनाजे उठते थे, फिर हमें किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना था, उसका आगाज़ हो चुका है। ये इलामिया नहीं, आप सब के लिए शर्म का मकाम है। देखिए, नाउमीदी तो है नहीं, और उम्मीद और एतमाद हमेशा रहता है। लेकिन जो सबसे तकलीफ़ दह दिन था जब इन जालिमों ने अरशद शरीफ को शहीद करवाया। शहीद अरशद शरीफ, पहले आपने उनके ऊपर जाली FIRs किए, वो मुल्क से चला गया, आप दुबई लोग बेचते हैं, उसको दुबई से निकालते हैं, फिर कीनिया में उसका कत्ल करवाते हैं। क्या कसूर था उसका? उसने तो एक ही सवाल किया था, वो कौन था? और आज हर पाकिस्तानी को पता है कि अरशद भाई, आपने सवाल पूछा था, 22 करोड़ लोगों को पता है कि वो कौन था।
देखिए, पहली चीज़ 11 महीने पहले प्रोटेस्ट होते थे कि यहाँ पे महंगाई हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं। हमने बारहा जिक्र किया कि देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो आप देख लीजिए। कुवैत के बाद जो पूरा एक सप्लाई चेन मुतासिर हुआ है उसको देख लीजिए। उसके बावजूद 1200 अरब का रिलीफ पैकेज इमरान खान की हुकूमत ने दिया। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों को 12,000 फ़ी ख़ानदान घर की दहलीज तक पहुँचाया। ये रिलीफ पैकेज दिया। उसके साथ साथ जो इमरजेंसी बुनियादों पे आप हेल्थ में कर सकते थे आपने वो किया। कुवैत के हालात, सप्लाई चेन मुतासिर, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर जा रही है, उसके बावजूद भी एहसास प्रोग्राम चल रहा है। सेहत इंसाफ कार्ड 10 लाख रुपए तक हर शहरी के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत दी जा रही है। पाकिस्तान में 50 साल बाद, 5 दहाइयों बाद 10 डैमों के ऊपर काम हो रहा है। हाईवेज़ भी बन रहे हैं, मोटरवेज़ भी बन रहे हैं, नए अस्पताल भी बन रहे हैं। पाकिस्तान का दुनिया में इमेज भी बेहतर हो रहा है। वजह क्या थी कि सब कुछ ठीक था और 11 महीने के अंदर सब बर्बाद कर दिया। सवाल तो पहला ये जन्म लेते हैं कि चलती फिरती मईशत, आपके एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था। 5 बड़ी फसलें पाकिस्तान की रिकॉर्ड पैदावार दे रही थी। टेक्सटाइल मिल जो तकरीबन 100 से ऊपर इनके दौर में बंद हो गए थे, वो फुल कैपेसिटी पे, बल्कि अगले 5 सालों तक आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए थे। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसमें ग्रोथ थी। तो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, एग्रीकल्चर की जो 5 बड़ी फसलें हैं वो रिकॉर्ड, फिर उसके साथ साथ आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो एकदम से एक शख्स को ख्याल आता है कि ये नहीं चल सकता और हमें इसको ठीक करना है और मैंने कुछ और करना है, और उसके बाद पुल का बेड़ा गर्क कर दिया। तो पहले तो सवाल यहाँ से रहता है कि 11 महीने पहले जीडीपी ग्रोथ क्या थी, आपके एक्सपोर्ट क्या थी, आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या थी, आपका सब कुछ किस तरह जा रहा था। पहले तो वो चीज़ है। अब दूसरे फेज़ में अगर हम आ जाते हैं कि अब क्या होगा, देखिए इमरान खान ने अपना मीनार पाकिस्तान के जलसे में 10 पॉइंट्स का एक इस वक्त मुश्किल हालात से निकलने का एक एजेंडा दे दिया, इकनॉमिक प्लान दे दिया है। अब ये आगाज़ होगा इसके साथ। अच्छा, हम क्यों समझते हैं कि ये होगा? क्योंकि मुश्किल तरीन हालात, जब ये कर्ज़ों की दलदल में फंसा गए, हमें इनके लिए हुए कर्ज़ों के इंटरेस्ट की मद में पैसे अदा करने थे। पाकिस्तान पे फेटअप की तलवार थी, हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे। इमरान खान के पास 157 अपने अराकीन थे और बाकी जो कोलेक्शन गवर्नमेंट थी, इन तमाम के बावजूद इमरान खान ने वो परफॉर्मेंस दी। अब 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे, अपने नज़रियाती लोगों को आगे लेके आएंगे। इस पूरी तहरीक के 11 महीनों में एक चीज़ वाज़ेह हो गई। लोग कहते हैं ना कि आपका इससे हासिल क्या है। पाकिस्तान में जो एक ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं थी, ग्रे था, एक इन्होंने गर्द क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेहरे थे मेरे भाई कि वो खुद को जमहूरियत के चैंपियन कहते थे। कभी कभार आप जैसे मेरे जैसे लोग उनसे मुतासिर होते थे कि इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। ऐसे एंकर्स थे, ऐसे मीडिया हाउसेस थे जो कि हमेशा इसके ऊपर बात करें, ख़वातीन के हुकूक के ऊपर बात करते थे। ऐसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, ब्यूरोक्रेट्स में ऐसे लोग थे, मिलिट्री में हम सुनते थे। एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है पाकिस्तान में, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसके बाद जो, क्योंकि जिस तरह इन्होंने तबाह कर दिया ना कि आपके इंसानी हुकूक की पामाली भी हो रही है, आइन को मुअत्तल कर चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने कानून को मानते नहीं है। जिस तरह अली अमीन गंडापुर का कहा ना कि वहाँ मैं कुछ भी हो जाए मैंने तो लेके जाना है, मुझे कंटेम्प्ट में कर दे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, कहते कुछ भी कर लें हमने नहीं मानना। जब ये सिचुएशन देखते हैं ना तो लोग ना उम्मीद हो जाते हैं। मैं मुतमईन हूँ क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो हमने मुल्क हासिल किया था, 75 सालों में अपनी मंजिल से बहुत दूर चले गए थे। आज के हालात क्या कह रहे हैं कि एक दफ़ा इस जगह तक पहुंच के हमने फिर से उठना है, क्योंकि अब ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हैं। एक तरफ है आपका वो जो मफाद परस्त तबका, जिस तरह PDM, ये मीडिया हाउसेस, इनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये एक तरफ हो गए, पूरी कौम दूसरी तरफ हो गई है। अब ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आ गई है। अब इसमें हक और बातिल में आ गई है, सच और झूठ में आ गई है। इसमें कोई लेफ्ट और राइट की सियासत की बात नहीं आई, राइट और रॉन्ग की बात आ गई है। तो इसके बाद जो मुनाफिकत ख़त्म हो गई और एक ही जगह पे हम आगे अपनी विजन, अपनी सोच के मुताबिक जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो पाकिस्तान बनेगा वो सही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो हमने मुल्क हासिल किया था उस जानिब और उस मंजिल की तरफ होगा। देखिए, एक चीज़ है कि अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो रूल ऑफ लॉ की तरफ आपको जाना होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम हर जगह पे कहते हैं। यहाँ पे तो किसी का नाम लेके, बल्कि आपने नाम नहीं लिया होगा, कुछ और कहा होगा, उसके ऊपर कल भी FIR इमरान खान के ऊपर दर्ज हो गई है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो रही है। लेकिन ज़मीन पे खुद को खुदा समझने वाली सुन लें कि यहाँ पे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी। ये जो खुद को कानून से बलातर समझते,
क्या ये मुल्क इस तरह चल सकता है? मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, पूरी कौम से पूछता हूँ कि मैं ताकतवर हूँ, मैं एक पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, मैं किसी भी वक्त रात के अंधेरे में किसी को भी घर से उठा सकता हूँ, मैं किसी भी फर्द को उठा सकता हूँ। अल्लामा इकबाल की जो बहू है, मतलब बेटी है, उनके घर भी आप रात के अंधेरे में चले गए, आपने उनको उठाने की कोशिश की, आपने यहाँ पे किसी को नहीं बख्शा, किसी इज्जतदार बंदे को नहीं बख्शा, आपने सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा। तो क्या ये कानून चल सकता है? क्या इन लोगों को माफ़ किया जा सकता है कि किसी की माओ बहनों बेटों की इज्जत उछालो आपको माफ़ किया जाएगा, किसी को भी ठोक दो आपको माफ़ किया जाएगा, कीनिया जाके भी अरशद शरीफ को मार दो आपको माफ़ किया जाएगा? नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। एक दफ़ा हमने फैसला करना होगा, एक दफ़ा ताकतवर को कानून के कटहरे में लाना होगा, इंसाफ के कटहरे में लाना होगा और कानून के मुताबिक सज़ा देनी होगी, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अगर कोई इलेक्शन नहीं करता तो आर्टिकल 6 उनके ऊपर लागू होगा, वो आईन के साथ गद्दारी करेंगे और उसकी सज़ा सबको मालूम है।